मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है छात्रों। आज हम चर्चा करेंगे चित्रकला के संयोजन के सिद्धांत। चित्रकला के संयोजन के सिद्धांत के बारे में सबसे अच्छा वीडियो ये मैंने बनाया है। संयोजन दो अथवा अधिक तत्वों की मधुर योजना को कहते हैं, जिनमें से एक तत्व की प्रधानता रहती है। चित्र संयोजन में चित्र के तत्व जो छात्रों में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, रेखा, रंग, तान, पोत, आकृति आदि को सुनियोजित करके कलाकार सशक्त अभिव्यक्ति व सर्जन कर सकता है, परंतु यह मुख्यतः चित्रकार के व्यक्तिगत अनुभव और खोज का विषय है, जिनसे चित्र सुंदर व आकर्षक लगे। यही चित्रकला के संयोजन के सिद्धांत कह सकते हैं। संतुलन तथा आकर्षण से संबंधित संयोजन के इन सिद्धांतों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: संयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण, परिप्रेक्ष्य, जिसे हम छयवर्दी और पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। पहला है सहयोग। संयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में पिरोए रहता है। चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्क संगत संबंध को संयोग कहते हैं। इसको समझे तो छात्रों, इसका मुख्य कार्य है यूनिटी का, वो यह संयोजन को बिखराव से बचाना है, जिससे चित्र की मूलभूत एकता की अनुभूति बनी रहे। संयोग का उद्देश्य। संयोग का तात्पर्य चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाना है। साधारणतः प्रत्येक संयोजन का एक ही ध्येय रहता है, चाहे वह कोई कल्पना चित्र है, व्यक्ति चित्र है, नवीन आकार हो, चाहे रंग संयोजन हो। संयोग का मुख्य उद्देश्य चित्र में एक से अधिक भागों में बंटने से बचाना है, जिससे कि उसकी एक रूपता भंग ना हो जाए। विरोधाभास एवं संयोग को समझेंगे। यद्यपि विरोधाभास और संयोग का विलोम प्रतीत होता है, परंतु चित्रण में संयोग सर्जन के लिए विरोधाभास का बहुत महत्व है। जहां एक समान आकारों का संबंध संयोग स्थापित करता है, वहां विभिन्न आकारों का संबंध विरोधाभास उत्पन्न करेगा। परंतु चित्र में मुख्य भूमिका आकारों के आपसी संबंध की है, चाहे वह एक से हो अथवा विरोधाभासी आकारों का। यह आपसी संबंध ही संयोग कहलाता है। दूसरा है सामंजस्य। सामंजस्य कला सर्जन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र में निरर्थक तत्व न आने पाए या चित्र में कोई भी तत्व अलग थलग से ना लगने पाए। रेखा सामंजस्य। रेखा को तीन मुख्य श्रेणी में गिना जाता है। आवर्त रेखाएं जो एक दूसरे के अनुकरण करती है, दूसरी है रेखाएं जो एक दूसरे का गतिरोध करती है, तीसरी है संधि रेखाएं जो गतिरोध के प्रभाव को मृदु बनाती है। अब रूप सामंजस्य। मुख्य एवं सहायक रूपाकारों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वे परस्पर एक दूसरे के लिए पूरक का कार्य करें, छोटे एवं बड़े आकारों का सामंजस्य आदि। पोत सामंजस्य। एक चित्र में एक दूसरे से मेल खाते पोत का प्रयोग हो। पोत की संरचना प्रकृति से प्राप्त होती है और पोत से किसी भी आकार को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। अतः चित्र में बहुत सामंजस्य का कुशलता से प्रयोग होना चाहिए। वर्ण सामंजस्य सबसे सुखद वर्ण योजना होती है। वर्ण सामंजस्य की 5 विधियां अपनाई गई है। पहला है रंग को उदासीन करके, दूसरा है सभी वर्णों में से कॉमन वर्ण के मिश्रण द्वारा, तीसरा है पारदर्शक व आवरण विधि द्वारा, चौथा है उदासीन रंगों की मध्यस्थता द्वारा, पांचवा है पोत परिवर्तन द्वारा। तीसरा संतुलन, बैलेंस। संतुलन कला सर्जन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्रण के सभी तत्व इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनका भार समस्त चित्रतल पर समुचित रूप से वितरित रहे।
भार को अनुचित रूप से केंद्रीकृत होने से तथा इस प्रकार चित्र को असंतुलित होने से बचाना ही इसका उद्देश्य है। संतुलन को हम निम्न प्रकार से समझेंगे। रेखा का भार दृष्टि रेखा का अनुसरण करती है एवं रेखा दिशा का निर्देशन करती है। रेखा की गति एवं दिशा दर्शक की दृष्टि को प्रभावित करती है। कलाकार अपने चित्र के विषय अनुसार रेखाओं का प्रयोग करता है एवं रेखा की विविधता एवं उसके प्रभाव के अनुसार चित्र में संतुलन की व्यवस्था करता है। आकृति का भार, आकृति का भार उसके आकार पर निर्भर करता है। आकार का छोटा होना या बड़ा होना उसकी चित्रभूमि की स्थिति को निर्धारित करता है। छोटे और बड़े आकारों का संतुलित प्रयोग चित्र को आकर्षक बनाता है। वर्ण का भार, चित्र में उष्ण और शीतल रंगों का उचित प्रयोग वर्ण भार का उदाहरण होता है। तान का भार, तान का शक्तिशाली विरोधाभास अधिक आकर्षक होता है जबकि संबंधित तान का आकर्षण कम रह जाता है। चौथा है प्रभाविता। प्रभाविता की परिभाषा इस तरह से लिखेंगे। चित्र में प्रभाविता का तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिसके द्वारा दृष्टि संयोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पर सर्वप्रथम पड़ती है तथा उसके पश्चात महत्व के क्रमानुसार अन्य तत्वों पर जाती है। प्रभाविता को हम इस प्रकार समझेंगे। दर्शक की दृष्टि को आकर्षित करने वाले तत्व के अभाव में चित्र निर्बल रह जाता है। प्रत्येक सफल कलाकृति में एक आकर्षण का केंद्र होना ही चाहिए। जो भी तत्व दृष्टि को इस केंद्र की ओर इंगित करे वे तो श्रेष्ठ है। जो तत्व दृष्टि को इस केंद्र से विमुख करे हटाए वह ठीक नहीं है, उन्हें गौण कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मानव में आकर्षण का केंद्र क्या है? मुख, तथा आकृति समूह को कोई एक मुख्य आकृति होती है। जैसे अजंता के चित्र पद्मपाणि में बोधिसत्व में मुख्य आकृति बोधिसत्व की है तथा अन्य आकृतियों को गौण अंकित की गई है। प्रभाविता के 3 उद्देश्य हैं। पहला है एक रास्ता समाप्त करना, दूसरा है चित्रित वस्तु आकृति के रूप को सहजता प्रदान करना, तीसरा है मुख्य विचार की अभिव्यक्ति करने वाले तत्वों को प्रदान कर चित्र में संयोग के प्रभाव उत्पन्न करना। प्रभाविता के लिए 2 तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है। पहला है विषय वस्तु की अनुरूपता, दूसरा है साधारणीकरण। साधारणीकरण और विषय वस्तु की अनुरूपता के उदाहरण भारतीय लघु चित्र तथा भित्ति चित्र में पाए जाते हैं। बाग के रंगमहल गुफा में स्थित नर्तक दल के चित्र में मुख्य नर्तकी की आकृति अन्य आकृतियों से अलग दिखाई पड़ती है। इसका अंकन इस प्रकार किया गया है कि मुख्य आकृति ही सबसे पहले दर्शक का ध्यान आकर्षित करे। प्रभाविता सर्जन विधि। प्रभावित उत्पन्न करने के अनेक उपाय हैं। इनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। पहला है वस्तु आकृतियों का उचित स्थापन तथा समूहीकरण, दूसरा है रंगों का विरोधाभास उत्पन्न करना, तीसरा है सज्जा का प्रयोग, चौथा है वस्तु आकृतियों के पीछे पर्याप्त खाली पृष्ठभूमि छोड़ना, चौथा है अपरिचित रेखाओं आकारों तथा आकृतियों का विरोधाभास उत्पन्न करना। कभी कभी एक ही चित्र में 2 या अधिक उपायों का प्रयोग करके भी आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। 5वां प्रवाह, जिसे हम अंग्रेजी में रिदम भी कहते हैं। प्रवाह का अर्थ चित्रभूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र आभार एवं मधुर विचरण अथवा गति होता है। प्रवाह युक्त चित्र में नेत्र को उलझन अथवा कष्टदायक विरोधाभासों का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रवाह रेखा रूप वर्ण अथवा तान सभी मिलकर उत्पन्न करते हैं। लय और गति को आपको आसानी से समझाता हूँ। कला की दृष्टि से प्रवाह लय व गति का अभिप्राय एक ही माना जाता है एवं प्रवाह का अर्थ चित्रभूमि पर दृष्टि का स्वतंत्र अभाव एवं मधुर विचरण अथवा गति होता है। प्रवाह युक्त चित्र में नेत्र या मस्तिष्क को कोई बाधा अथवा रुकावट या व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ता। यह लय प्रवाह रेखा रूप
वर्ण अथवा तान सभी मिलकर उत्पन्न करते हैं। रिक्त स्थान में कोई गति नहीं होती है, किंतु चित्रतल में एक बिंदु रखने मात्र से गति प्रारंभ हो जाती है। बिंदु बिंदु से रेखा और रेखा से गति का बोध होता है। गति से लय की अनुभूति होने लगती है। अतः किसी चित्र में लय गति का सुव्यवस्थित स्वरूप, जिससे दृष्टि विचरण निर्बाध हो सके, प्रवाह लय या गति को प्रस्तुत करता है। गति के प्रकार। चित्र में गति साधारणतः 3 प्रकार की होती है। पहला है सरल, दूसरा है कोणीय, तीसरा है लहरदार। साधारणतः चित्र में प्रवाह उत्पन्न करने के 3 ढंग हो सकते हैं। पहला है आकृति को आवर्ती द्वारा, दूसरा है आकृति के अनुक्रम द्वारा, तीसरा है सहज संबंध अथवा अनावर्त रेखा गति द्वारा। छठा, अनुपात। प्रमाण भी कहते हैं इसे। प्रमाण को संबंधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह आकृतियों का अपना प्रमाण, लंबाई चौड़ाई का संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और सभी आकृतियों, तान तथा वर्ण इत्यादि का चित्रभूमि से संबंध निश्चित करता है। प्रकृति में एक अनुपातिक व्यवस्था अंतर्निहित होती है। जैसे पहाड़, पेड़, पशु, पक्षी, मानव आदि सभी का अपना एक निश्चित अनुपात, बनावट एवं आकार होता है एवं प्रत्येक की अपनी संरचना भी अनुपातिक रूप से होती है। जैसे कि सभी प्राणियों के अंग प्रत्यंग, हाथ, पैर, मुख, पेट आदि एक निश्चित अनुपात के होते हैं। कई विद्वानों ने मानव आकृति का प्रमाण निश्चित किया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि एक माइकल एंजेलो ने मानव देह आकृति को 8 भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया है, जिसकी इकाई सिर है। नारी आकृति को अपने सिर पर 7.5 गुना बनाया गया है। पुरुष देह का सबसे चौड़ा भाग उसके कंधे होते हैं, जो सिर की अनुपात के 2 गुने से किंचित कम होते हैं। अतः अनुपात चित्र संरचना के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारतीय कला में प्रमाण का महत्व षड्ंग के द्वारा जाना जा सकता है। शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के प्रमाणों का वर्णन प्राप्त होता है, जिन्हें ताल व अंगुल प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चित्र धरातल में केवल लंबाई और चौड़ाई द्विआयामी होते हैं, किंतु इस द्विआयामी धरातल पर जब लंबाई एवं गहराई के साथ साथ गहराई या मोटाई को भी प्रस्तुत करना हो तो इस विशिष्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। परिप्रेक्ष्य को अनेक रूपों में समझा गया है, जैसे कि रेखीय पर्सपेक्टिव। इसके अंतर्गत रेखा के माध्यम से वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि सड़क या रेल की पटरी के अंकन में रेखाओं को पीछे एक बिंदु में मिलते हुए प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दूरी का भ्रम उत्पन्न होता है। अनेक प्रकार की रेखाओं के द्वारा अनेक प्रकार के पर्सपेक्टिव के प्रभाव को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके साथ ही वातावरणीय प्रभाव में रंगों, तानों एवं स्पष्टता एवं अस्पष्टता आदि के द्वारा भी दूरी व गहराई के प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है। छात्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। 7वां है 6 वर्दी या पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसके द्वारा चित्र में दूरी या गहराई के प्रभाव को उत्पन्न किया जाता है। चित्रकला में परिप्रेक्ष्य का संबंध द्विआयामी धरातल में वस्तु को त्रिआयामी रूप से चित्रित करने में रहता है, अर्थात किसी वस्तु को देखते समय 3 आयामों लंबाई, चौड़ाई और गहराई का भ्रम उत्पन्न करना ही परिप्रेक्ष्य है। इसे 6 वर्दी का सिद्धांत भी कहा जाता है।